हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम आज पढ़ेंगे इतिहास का विषय है हमारा कक्षा 9 पाठ 4। पाठ का शीर्षक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो आप वन्य समाज से क्या समझते हैं कि जिन लोगों का जीवन जो है जंगलों में बीता या जंगलों के आसपास के इलाकों में बीता, वो होता है हमारा वन्य समाज। तो वन्य समाज का अर्थ आप समझ गए कि जो जनजीवन, जो लोगों का जीवन है जंगलों में या जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में बीता, वो वन्य समाज कहलाया। और उपनिवेशवाद, जब बाहर से लोग हमारे देश में व्यापार करने आते तो वो हमारा था उपनिवेशवाद। जैसे अब हमारे यहाँ शुरू में आपने देखा होगा कि ब्रिटिश लोग व्यापार करने आए। जब ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ व्यापार करने आए तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ के लोग आपस में थोड़ा मन मुटाव में रह रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, किसी की प्रॉपर बात नहीं सुनी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर राज्य कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन हम भारतीयों पर किया। तो यह आप इन दो शब्दों के अर्थ को आप समझ गए हो। तो अब हम यह पाठ पढ़ेंगे, जिससे यह पाठ जो है अब ना कोई क्रांति से संबंधित है, क्योंकि हमने जब ये इतिहास विषय पढ़ना शुरू किया था तो पहले आपने जो है फ्रांस की क्रांति पढ़ी, फिर रूस की क्रांति पढ़ी, और फिर किस तरह से हिटलर ने जो है जर्मनी में राज्य किया, वो सब आपने पढ़ा। पर इस पाठ में जो है यह पाठ जो अब तक आप पाठ पढ़ते आए हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है। तो इसीलिए आपको यह पाठ और भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। और अब शुरू करते हैं हम यह पाठ। अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की हैं। तो अगर अब हम देखें कि हमारे अगर आप अब कक्षा में ही बैठे हैं तो कक्षा में बैठे बैठे आप देख सकते हैं आपकी मेज है, कुर्सी है, ब्लैक बोर्ड है, आपकी इवन आपकी कॉपी है, बुक है, ये सब किस चीज़ों से बनी है? जंगल की वस्तुओं से, लकड़ी से ही देखो मेज कुर्सी बना है। किताब जो है, किताब के जो कागज़ हैं वो भी किससे बनते हैं? पेड़ों की लुगदी से। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें जो हमारे आसपास पाई जाती हैं वो सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? जंगलों से। तो अब आप देखो आगे इसमें इस किताब का कागज़, मेज़, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंगे जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी के सेलफेन, रैपर, बीड़ियों के तेंदूपत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? पेड़ पौधों से, जंगलों से। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सभी को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह सभी चीज़ें हमें जंगलों से ही मिली है। और इसके साथ साथ बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग आने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो हमें कहाँ से मिली हैं? जंगलों से ही मिली हैं। और हाँ, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो जंगलों से ही आती हैं। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। अब देखो, एक ही पौधे में क्या मिल जाती हैं आपको? 500 अलग अलग उसकी प्रजातियां मिल जाती हैं। यह विविधता हमारी जो है अब तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकीकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच
139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया का कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिकी इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चरगाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। अब देखो कि जैसे जैसे अब 1700 ईस्वी से लेकर 1995 तक जंगलों का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो साफ कर दिया गया। किसके लिए? खेती बाड़ी के लिए, चरगाहों मतलब आपने डेयरी फार्म खोले गाय भैंसे रखने के लिए, और उसके बाद ईंधन की लकड़ी मतलब आपने खाना बनाना है तो किस तरह से आपको वो चाहिए, लकड़ी चाहिए तभी आप उस पर खाना बनाएंगे। कोयला बनता है, फिर उससे जो है कितनी चीज़ें हमारी लकड़ी से बनती हैं। तो इन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए जो है जंगलों को ख़त्म किया जाना शुरू हो गया। चित्र 1 देखें, यह छत्तीसगढ़ का एक साल वन है। घना होने के कारण जंगल की सतह तक सूरज की रोशनी यहाँ कम ही पहुँच पाती है। इस चित्र में आप पेड़ पौधों के विभिन्न आकार और प्रजातियां देख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे, वनों का विनाश क्यों? वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश जो है वो एक कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया जो है बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन उपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। अब क्योंकि देखो वन किस लिए ख़त्म हो रहे थे, वनों का विनाश क्यों हो रहा था, अब हम इसके जो कारण हैं उनको देखते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया तो बहुत समय से चली आ रही है कि जब पेड़ों को काटा जा रहा था, तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका ज़मीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि होती गई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। अब देखो 1600 में हिंदुस्तान के कुल भाग के लगभग कितने जो छठा हिस्सा था उस पर खेती होती थी, परंतु अब यह आंकड़ा बढ़कर आधा हो गया है। जैसे छठा भाग आप समझ सकते हो, और आज हाफ 1/2 हो गया। तो कितना जो है हिस्सा किसके लिए इस्तेमाल होने गया? खेती के लिए। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जाएगी आपकी, तो जनसंख्या जब बढ़ रही होती है तो उस बढ़ती हुई जनसंख्या को खाना भी चाहिए, खाना पकाने के लिए साधन भी चाहिए, और रहने के लिए, सोने के लिए उनको मेज कुर्सी बेड सब कुछ चाहिए। तो यह सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? लकड़ी से। इसीलिए जो है जंगलों की कटाई शुरू हो गई। अब आप आगे देखो, यह चित्र है, चित्र 2, हैन दी वैलीज वर फुल, जब घाटियाँ भरी पड़ी थी। जॉन डॉसन की पेंटिंग है ये। लाकोत जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे का अर्थतंत्र अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। ये माको उगाते, बिसन का शिकार करते और जंगली पौधों की खोज में रहते। अंग्रेज आबादकारों ने बिसनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा, और 1860 के बाद बिसनों की जो है वो बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई। अब ये देखो कितना अंग्रेज़ों ने जो है जानवरों के साथ यह सलूक किया। इसकी कई वजह थी। पहले अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी, लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह
यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ की बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह जो है वो क्या करते थे, राज्य की आय में बढ़ोतरी करते थे। यही वजह थी कि 1880 से 1920 का जो वक्त था, उस समय जो खेती योग्य ज़मीन का क्षेत्रफल था वो कितना बड़ा हुआ था, 67 लाख हेक्टेयर। समझ गए आप कि किस तरह से जो है खेती की ज़मीन को उन्होंने उत्पादकता उसकी बढ़ाई। अब एक आप बॉक्स एक देख रहे हैं, किसी स्थान पर खेती ना होने का मतलब है उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में क्या था, ये आदिवासी पथ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में वो प्रविष्ट हुए थे। उन्होंने वहाँ पर प्रवेश किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों ने अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नगराधिकारियों की अपने ज़मीन की आकृति इनके पहले पूर्वज नुगरू देरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। यह ज़मीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तान मैदानों, नदी तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। अब आप देख सकते हो हर चीज़ की आपके जीवन में एक वैल्यू होती है। अब अगर नदी नाले ही नहीं होंगे तो क्या होगा। इसके साथ साथ जब जैसे बहुत से ऐसे हमारे यहाँ पर क्षेत्र हैं जो हम कहते हैं कि ये बेकार पड़े हैं, लेकिन वो बेकार नहीं होते, उनकी भी कोई ना कोई जो होती है। अब जैसे गाय भैंसें आप पाल लेते हो और सारा दिन उनको अगर एक घर में बंद रखोगे तो वो बीमार पड़ जाएंगी। इसीलिए क्या खुले मैदान रखे होते हैं जहाँ पर उनको थोड़ी देर घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। सुबह शाम जो है खुले मैदान के वहाँ पर जाकर गाय भैंसों को छोड़ देते हैं, बकरियों को, ताकि वो थोड़ा सा हरी घास खाएं जो और घूमें, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हों। अब आप आगे देखो, खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को जोतने से पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। अब आप ऐसे ही थोड़ी ज़मीन को जोत लोगे। अगर ज़मीन की पहले आप जैसे अगर वहाँ पर पेड़ पौधे खरपतवार है, जो फालतू के पौधे हमारे काम के नहीं हैं, उनको आपको उखाड़ कर फेंकना होगा और खुदाई करनी होगी। अब आप एक चित्र 3 देख रहे हैं। सींग भूमि के जंगलों के साल के तनों में से स्लीपरों का निर्माण। छोटा नागपुर, मई 1897 का यह दृश्य है। रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों की काटने और इनसे पटरे बनाने के लिए तो आदिवासियों को नियुक्त करता था, लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं थी। देखो, अब ट्रेन में जो बर्थ बनती है वो लकड़ी की होती है ना, उसको काटने के लिए तो वो वन से पेड़ काट सकते थे, लेकिन लोग अपने घर बनाने के लिए जो है पेड़ नहीं काट सकते थे। अब आप यहीं देखेंगे, एक स्रोत का पड़ती ज़मीन पर कब्जा करके उसे खेती के योग्य बनाया जाए, यह विचार सारी दुनिया के उपनिवेशकों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा। यह वही विचार था कि जिसने विजय को न्यायोचित ठहराया। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग 1896 में मध्य अमेरिका के होंडुरस के बारे में लिखते हैं, आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर विकसित पड़ी ज़मीन का क्या किया जाए। क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती हैं, कि इसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में ही रहने देना चाहिए, जो इसके मूल्य को नहीं समझ सकता। ये मध्य अमेरिकी एक सुसज्जित घर में
बर्बरों को गिरोह जैसे हैं जो न तो इस घर का उपयोग ही कर सकते हैं और न ही इसमें आराम। 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन हुआ, जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। तो यह बात जो है डेविड स्पर द रेटरिक ऑफ एम्पायर में लिखी 1993 में, यह बात जो है वो सबके सामने आई। अब आप ये एक नया शब्द स्लीपर, जिसका अर्थ हम आपको बता चुके हैं कि रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोकते हैं। अब देखो ये जो पटरी होती हैं ये कितनी तरह की हैं। एक तो हमने आपको बताया कि लकड़ी के फट्टे ट्रेनों के अंदर लगते हैं और एक फट्टे जो होते हैं वो जो आप पटरियों को रोकने के लिए लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल तो जो है बनाने के लिए तो पेड़ों की कटाई हो रही थी, पर लोगों को घर रहने के लिए, घर के लिए वो जो है पेड़ काटने नहीं दिए जा रहे थे। अब आप आगे देखो, 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत के जंगल लुप्त होने लगे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। अब नौसेना को भी क्या है, लकड़ी चाहिए थी। किस लिए? शिप बनाने के लिए। जहाज़ में बहुत सा काम जो है वो लकड़ी से ही बना होता है और टीन का भी उसमें प्रयोग होता है। पर जब जंगल ही लुप्त हो रहे थे तो नौसेना जो है वो बहुत ही परेशान हो गई। क्योंकि मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेज जो हैं वो जहाज़ कैसे बना सकते थे और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रख जा सकती थी। क्योंकि पहले जो है एक देश से दूसरे देश में जाना है तो वो जहाज़ों की मात्रा से ही पानी के रास्ते से ही आते थे और वो सब चीज़ें बनाने के लिए उनको अच्छी लकड़ी चाहिए होती थी। हल्की लकड़ी तो है, पानी का बहाव कभी तेज़ होता है कभी कम होता है, तो अच्छी मजबूत लकड़ी की वो जो है जहाज़ बनाते थे। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। अब देखो किस तरह से जो है कि लकड़ी जो है किस तरह से जो है बाहर भेजी जाने लगी। पहले तो अंग्रेज़ लोग आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर लकड़ी जो है और यहाँ पर जो वन है वो बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या है पेड़ों को काटने लगे और यहाँ से लकड़ी को बाहर भेजा जाने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और उपनिवेशक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। पहले तो पानी के रास्ते लोग आते जाते थे। जब रेलगाड़ी का निर्माण हुआ और जब रेलें चलने लगी तो फिर जो है और ज़्यादा जो है लकड़ी की डिमांड बढ़ गई। 1 मील लंबी रेल पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। अब देखो कितने स्लीपर उनको चाहिए होते थे। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई गई। 1946 में लाइनों की लंबाई जो थी वो 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पेड़ों को काटने लगे। अकेले मद्रास में ही क्या हुआ, 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जो था वो जंगल तेजी से गायब होने लगा।
अब जैसे निजी ठेकेदार क्या होते हैं, एक तो गवर्नमेंट के ही होते हैं, तो वो बहुत एक प्लानिंग से चलते हैं। अब जो आप एक ऐसे ही जनता को दे दोगे कि आपने ये काम करना है, तो उनको समझ तो थी नहीं। उन्होंने क्या है, सभी पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। उन्होंने यह नहीं देखा कि ये रास्ता बनेगा या नहीं बनेगा। उन्होंने एकदम से जो है वो पेड़ काटने शुरू कर दिए। अब आप एक चित्र देखें, रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के शहतीर सहचाते हुए हाथी। औपनिवेशिक दौर में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल जंगल और लकड़ी के गोदामों में भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था। अब देखो हाथी जो है किस तरह से लकड़ी को उठा रहा है और दूसरे स्थान पर ले जा रहा है। एक और आप यहाँ चित्र देखें, चित्र 4, बांस के बेड़े कासालंग नदी में बहकर जाते हुए चिटगांवा पर्वतीय पट्टी। अब देखो कैसे वो पानी में बहा देते थे पेड़ों को, तो वो पेड़ जो हैं वो आगे जाकर एक तट पर रुक जाते थे और लकड़ी वहाँ से सारी बाहर निकाल दी जाती थी। अब हम पढ़ेंगे स्रोत ख। मुल्तान और सुकुर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन बनाई जानी थी। 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से इसके लिए 10 फुट गुना 10 फुट गुना 5 इंच यानी 3.5 घन फुट प्रति इकाई के 6 लाख स्लीपर की ज़रूरत होगी, या कि 2 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर लकड़ी की। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन एक ट्रेन व 1 मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ईंटों की भी भारी मात्रा में ईंधन की ज़रूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे। यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झान के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नई लाइन नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक की थी। आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपर की ज़रूरत होगी। ईपी स्टेबिंग द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया भाग 2 1923 में यह प्रकाशित हुआ कि हमें जो है इतनी लंबी लंबी रेल लाइनें बिछाने के लिए कितनी जो है स्लीपर की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप यहाँ एक चित्र देख सकते हैं किस तरह से जो है इस चित्र में ट्रक में जो है लकड़ी के जो है लट्ठे ले जाता हुआ ट्रक। लट्ठे काटने के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण करता जिससे ट्रकों का प्रवेश संभव हो सके। जंगल के उन रास्तों से इसकी तुलना करें जिनसे होकर लोग ईंधन की लकड़ी या दूसरे लघु वन उत्पाद इकट्ठे करने के लिए जाया करते थे। ऐसे अनेक ट्रक लकड़ी से भरे हुए जंगलों से बड़े शहरों तक जाते थे। और एक और चित्र है, चित्र 6, ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर घर लौटती औरतें। अब जंगलों में से लकड़ी काट कर लेकर आना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए पहले आपको जो है ट्रक चाहिए। ट्रक कैसे रास्ते से आएगा, तो उसके लिए आपको रास्ता बनाना है ट्रकों को चलाने के लिए, और फिर तभी वो जो है लकड़ियाँ लाद कर ला सकते हैं। अभी कुछ समय पहले बच्चों, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं आप समझ जाएंगे। आपने एक बहुत थोड़ा समय पहले एक पुष्पा एक पिक्चर आई थी, वो देखी हो तो उसमें सारा ही जंगल में लकड़ियों को किस तरह से जो है काटा जाता था और बेचा जाता था और कैसे लाया जाता था उसका वो अगर आपको बच्चों याद हो तो आपको ये जंगलों की कटाई और इससे संबंधित कि किस तरह से एक बार उन्होंने पुलिस से बचने के लिए पानी में लकड़ियां बहा दी और आगे बंद कर दिया, तो फिर वो सारी लकड़ियां बाहर निकाल ली। जैसे अभी आपने चित्र में देखा कि किस तरह वनों के लट्ठे जो है पानी में बहाए जा रहे थे।
तो ऐसे चित्र में अभी आपने देखा तो वो आगे जाकर एक बांध लगा देते हैं, रुक जाता है और वहाँ से लकड़ियाँ बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत तरह की लकड़ियाँ थी। अब जैसे चंदन की लकड़ी है, लाल लकड़ी है, तो बहुत सी लकड़ियाँ जो बाहर भेजी जाती थी बहुत अच्छे दामों पर। तो सरकार ने बहुत कड़े नियम बनाए कि इन सब चीज़ों पर रोक लगे, पर यह जो है जब तक ब्रिटिश शासन था तो यह हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। अब ये देखो, अब बागान यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। उपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सारी सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके क्या किया गया, जंगल ही साफ कर दिए गए और वहाँ पर किस चीज़ की खेती होने लगी, चाय और कॉफ़ी की वो लोग खेती करने लगे। अब देखो, क्योंकि चाय और कॉफ़ी की खेती तो बहुत ज़रूरी थी, ब्रिटिश लोग जो हैं वो क्या करते थे, वहाँ पर जो है चाय और कॉफ़ी की और रबड़ की डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ के जंगलों को साफ़ कर कर यहाँ पर इस चीज़ की खेती की जाए, और ऐसा ही उन्होंने किया। और फिर ये आप एक चित्र देख रहे हो, प्लेजर ब्रांड चाय, ये प्लेजर ब्रांड टी, द लंदन एंड ग्लासगो टी, इंपीरियल एसोसिएशन सुपर्ब टी 2-2/6 एंड 3 पर पाउंड। उस चाय की कीमत की क्या थी उस समय पर आप देख सकते हैं। और फिर आप आगे देखेंगे व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। अब व्यापार किस तरह से बढ़ने लगे और उनकी शुरुआत कैसे हुई। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज़ और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेज़ों को जंगलों की ज़रूरत पड़ी। अंग्रेज़ों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोग जो हैं वो जंगलों का उपयोग व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ड्राइटिच बेंड्रिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलवाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया। अब अंग्रेज़ डर भी रहे थे ना कि लोग कहीं हम पर उंगली ना उठाएं कि हम जो हैं फटाफट जंगलों को काट रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, इससे लोगों का बहुत नुकसान भी हो रहा था। तो फिर उन्होंने एक निदेशक जर्मनी से बुलाया विशेषज्ञ, और उसको क्या वन महानिदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया। ब्रैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानून की मंजूरी लेनी पड़ेगी, वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने होंगे, पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगल को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनाना होगा। अब आप यह चित्र भी देख रहे हो कि कितने घने और जंगल हैं हमारे यहाँ पर। तो यह जो चित्र है यह है इटली स्थित टस्कनी के पॉपुलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा। अब देखो, साइडों में पेड़ है और बीच में सड़क है। पॉपुलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं, पत्तों, फलों या दूसरे उत्पादों के लिए ये उपयोगी नहीं। एक समान लंबाई और सीधे में लगे इन पेड़ों को देखें, यह वही मॉडल है जिसे वैज्ञानिक वानिकी ने जो है बढ़ावा दिया। तो बच्चों, जब वो वैज्ञानिक ने देखा कि किस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है और वन संपदा जो है वो खतरे में पड़ रही है, तो उन्होंने कुछ नियम बनाए और उन्होंने यह नियम तय कर दिए और ये कहा कि जो भी इन नियमों का पालन न करेगा और पेड़ों की कटाई करेगा
तो उसे जो है सज़ा दी जाएगी। अब एक और आप चित्र देख सकते हैं, चित्र 10 है ये, कांगड़ा का एक देवदार बागान 1933, इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स भाग 15 से। तो ये जो चित्र है ये देवदार बागान का है। इस तरह ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया, लेकिन आज पारिस्थितिक विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। तो देखो किस तरह से जो है ब्रैंडिस ने 1864 में एक भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम लागू कर दिया। तो लेकिन उसके बाद भी देखो क्या हुआ कि इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट था उसकी स्थापना कब हुई? 1906 में। कहाँ पर? देहरादून में। और यहाँ पर जो है लोगों को शिक्षा दी जाती थी। और आज भी जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि यह पद्धति जो थी वो वैज्ञानिक नहीं थी। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को जो है काट डाला। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान पर कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाए। कटाई के बाद खाली ज़मीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ वर्षों में यह क्षेत्र पुनः जो है कटाई के लिए तैयार हो जाए। अभी हमने एक पीछे चित्र देखा कि उन्होंने वो कैसे पेड़ थे हमारे, वो बिल्कुल सीधे पेड़ थे और बीच में आपने गलियारा भी देखा। जो हमने चित्र 9 देखा था वो हमारे एक इटली का था, इटली शहर में स्थित एक टस्कनी के पॉपुलर के जंगल का जो चित्र आपने देखा, वहाँ पे ऐसे ही पेड़ लगाए। तो फिर वहाँ हमारे यहाँ पर भी इसी तरह के पेड़ लगाए जो लोगों को पसंद नहीं आए और उन्होंने कहा कि ये पेड़ अब कट जाएंगे और थोड़े दिनों बाद ही दोबारा यहाँ पर पेड़ आ जाएंगे। पर हमारे यहाँ पर इन पेड़ों को, जिन बागानों को पसंद नहीं किया गया। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन हुआ। पहला कब हुआ? 1878 में और फिर 1927 में। 1878 में जो अधिनियम लागू हुआ वो क्या था? जंगल को 3 श्रेणियों में बांटा गया। 3 श्रेणियां कौन सी थी? आरक्षित वन, गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही क्या कर सकते थे? लकड़ी को ले जा सकते थे। अब हमने देखा ना कि देहरादून में जो एक स्कूल बनाया गया वो था चित्र 11, द इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून। भारत ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला क्या था ये? वानकी स्कूल, साउथ इंडियन फॉरेस्ट खंड 31 का यह स्कूल है। अब देखो आप कि लोगों का जीवन इसमें किस तरह से प्रभावित हुआ। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए इसके बारे में जो है वनपालों और ग्रामीणों के विचार जो थे वो बहुत ही अलग अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग ज़रूरतों, जैसे ग्रामीणों की क्या ज़रूरत थी? उन्हें ईंधन चाहिए था, उन्हें चारा चाहिए था और पत्ते चाहिए थे। पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का वो मेल चाहते थे। वहीं वन विभाग जो है ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी
जो जहाज़ों और रेलवे के लिए क्या करे, लकड़ी, इमारती लकड़ी मुहैया कराए। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हों, इसीलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई। तो देखो, इसी तरह ना गांव के लोग और जो ये साइंटिस्ट थे उनके बीच में इसको लेकर झगड़ा हुआ, क्योंकि गांव के लोगों को क्या चाहिए था, उनको मिले जुले पेड़ चाहिए थे। पर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, उनको किस तरह की जो है पेड़ों की ज़रूरत थी, उनको रेलवे के लिए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए उनको जो है पेड़ों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने वैसे पेड़ लगाने शुरू कर दिए। अब आप एक चित्र देख सकते हैं, चित्र 12, जंगल से मुहैया बीनना। गांव वाले उजाला होने पर ही उठकर ज़मीन पर गिरे हुए मैया के फूलों को बीनने के लिए जंगल चले जाते। महुआ के पेड़ बेशकीमती हैं। महुआ के फूल जो थे वो खाए भी जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था, शराब बनाने के लिए। इसके बीजों से वो तेल भी बना सकते थे। अब हम आगे देखेंगे, वन्य इलाकों में लोग कंद मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न ज़रूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी और टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। अब देखो, वनों से हमें कितना कुछ मिला। क्या मिला? फल मिले, फूल मिले और तेल भी उन्होंने देखो किस तरह से महुए के पेड़ से खाना पकाने के लिए तेल और दिए जलाने के लिए तेल निकाला। और इसके साथ साथ सब्जियां मिली जिनको काट कर वो खा सकते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ से जो है जंगलों में रहने वाले लोगों को मिल रही थी और औजार बनाते थे वो दवाइयों के लिए। जो है कितनी सारी जो है मिली जुली चीज़ें उनको वनों से मिल रही थी जिसका उपयोग वो कर रहे थे। लेकिन जब वहाँ पर सुगान और साल की खेती होने लगी तो लोग इससे बहुत ही परेशान हो गए। अब आप चित्र 13 देखो, सूखते हुए तेंदू पत्ते। जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्तों की बिक्री आय का एक प्रमुख साधन है। प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते हैं। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता है। बच्चे, महिलाएं और वृद्ध ही मुख्यतः क्या करते थे, पत्तों को इकट्ठा करते थे। अब हम अगले पेज पर एक चित्र देखते हैं, खलियानों से अनाज लाते हुए। खलियानों से जो पुरुष हैं वो टोकरियों में अनाज ला रहे हैं। पुरुष अपने कंधों के आर पार एक छड़ी में बंधी टोकरियों को लाते हैं, जबकि औरतें इन टोकरियों को क्या करती हैं, अपने सिर पर रखकर लाती हैं। तो जब वन अधिनियम देश में लागू हुआ तो गांव वालों के लिए बहुत सी मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद वो ना तो घर के लिए लकड़ी काट सकते थे, ना पशुओं को वहाँ पर चराने लेके जा सकते थे, ना ही वो फल फूल सब्जी वहाँ से इकट्ठा कर सकते थे। और रोज़मर्रा की गतिविधियाँ जो थी उनकी वो अब क्या बन गई थी, गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते तो उनसे क्या है, पैसे ले लिए जाते थे, घूस लेते थे, मतलब रिश्वत ली जाती थी। जलवानी
लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से क्या हैं, परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए एक आम बात हो गई थी कि वो लोग जो हैं बहुत परेशान करते थे और लोगों से क्या है, मुफ्त में खाना पीना मांगते थे। वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई? तो यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के अन्य भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिन, मध्य अमेरिका में मिलाप, अफ्रीका में चितमेन या तावी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमतू खेती के लिए धया, पैंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोडू, खंदान और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। अब देखो, जब यूरोप के ब्रिटिश के लोगों ने यहाँ पर आकर देखा तो जो ये खेती थी उनके लिए उस पर इस प्रथा का जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने जो है एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में एक खेती जो है एक परंपरागत रूप से तो हिंदुस्तान में जो थी वो घूमती खेती के लिए जो था धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोडू, खंदान और कुमेरी ऐसे बहुत से नाम हैं जिनसे जो है ये खेती की जा रही थी। घुमतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को जो है वो बारी बारी काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में जो है वो फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2-1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ फिर से जंगल जो हैं वो उग जाते हैं। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियाँ। तो अब देखो किस तरह से जो है घुमतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को क्या है बारी बारी वो काटते थे और उनको जला देते थे, और मानसून की जब पहली बारिश होती थी तो इस राख में वो बीज को बो देते थे और फिर इस फसल को वो कब काटते थे, अक्टूबर और नवंबर में। इन खेतों पर 2-3 साल वो खेती करते थे और उसके बाद फिर उसको बिल्कुल खाली छोड़ देते थे, फिर वहाँ पर जो है वो जंगल उग जाते थे। तो इन भूखंडों में जो है मिश्रित फसलें उगती थी। मिश्रित फसलें क्या थी? ज्वार थी, बाजरा थी, और ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में कौन सी फसल थी? मक्का और फलियाँ। अब आप एक चित्र देख रहे हैं, चित्र 15। टेंगिंग खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आज़ादी थी। 1921 में बर्मा के धारावाड़ी डिवीज़न से लिए गए इस चित्र में किसान धान बो रहे हैं। लोहे के छोर वाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते थे। औरतें प्रत्येक छेद में क्या करती थी? धान के पौधे लगाती थी। यूरोपीय वन जो थे वो रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहाँ कुछ सालों के अंतर पर खेती की जा रही है, ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जाने चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर जो है किस तरह से अनाज बो रहे थे और अब वहाँ पर आप जो है रेलवे के लिए लकड़ियों के पेड़ लगाएंगे तो यह बात अच्छी नहीं थी। साथ ही जंगल जलाते समय बहुत सारे बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा जो है वो बन जाता था। घुमतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी क्या हो जाता था? मुश्किल हो जाता था। इसीलिए सरकार ने
क्या किया, घूमतू खेती पर रोक लगा दी। इसके परिणाम अनेक समुदाय को जंगल में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा और कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। अब आप यह चित्र देख सकते हैं 16, जंगल के पैंदा या पोंदू हिस्से का जलना। घूमतू खेती में जंगलों को साफ किया जाता है। सामान्यतः चट्टानों की ढलानों पर पेड़ों के काटने के बाद राख के लिए इन्हें जला दिया जाता है और इसके बाद इस क्षेत्र में वो क्या करते हैं, फिर से बीज बगेर देते हैं और वर्षा से सिंचाई के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इसी वजह से जो है सरकार ने क्या किया, घूमतू खेती पर जो है रोक लगाने के फैसले लिए। अब आप आगे देख सकते हैं, शिकार की आज़ादी किसे थी। जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगल में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तितर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए क्या किया जाता था, दंडित किया जाता था। जहां एक तरफ वन कानूनों के लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट क्या था, एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघ और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादे और सम्राटों को शिकार का मज़ा लेते हुए दिखाया गया, किंतु उपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ गया कि कई प्रजातियां लगभग पूरी लुप्त हो गई। अब देखो, हमारे यहाँ पर आपने देखा था जब हमने पढ़ा कि हमारे जो राजा महाराजा थे वो शिकार खेलने के लिए वन में जाया करते थे और वो जो है जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन यह प्रथा जो थी गैर कानूनी घोषित कर दी गई, क्योंकि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने तो क्या किया, बहुत बड़ी तादाद में जो है बाघों को मारना शुरू कर दिया और फिर वो उसकी खाल से देखो क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे। आपने देखा भी होगा कि पुराने, आपने कहानियाँ भी पढ़ी हैं, पिछले इतिहास में भी देखा है कि किस तरह से राजा महाराजा जब शिकार करने जाते थे तो वो किस तरह से शेर और इन सब चीज़ों का जो है शिकार करके आते थे। लेकिन जब ये हमारे यहाँ पर जब ये ब्रिटिश लोग आए तो इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में शेरों को मारना शुरू किया, जिससे क्या है, कुछ हमारे यहाँ पर जानवरों की जो है प्रजातियाँ लुप्त होने लगी। तो अब आप यह चित्र भी आप देख सकते हो। एक चित्र है 17, मछली मारने वाला लड़का। बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल जाते हैं और बहुत जल्द ही वे मछली पकड़ना, वन उत्पादों को इकट्ठा करना व खेती करना सीख लेते हैं। बांस के ट्रैप को जिसे यह लड़का अपने बाएं हाथ में पकड़े है, बहाव के मुहाने पर रखने पर मछली क्या है, इसमें चली जाती है। अब आप एक चित्र और देख रहे हैं, चित्र 18, नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग। फोटो से मृत बाघों की गिनती करें। ब्रिटिश उपनिवेशक अफसर और राजा जब शिकार के लिए जाते तब उनके साथ नौकरों की एक पूरी फौज जाती। गांव के कुशल शिकारी हांका लगाते थे और साहब को बस क्या करना होता था, एक गोली चलानी होती थी। देखो उन्होंने कितने बाघों को जो है मारा है। तो अंग्रेज़ों की नज़र में बड़े जानवर जो थे जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि जो है खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर
यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए और न कि इनको मारा जाना चाहिए। देखो कितनी बड़ी संख्या में उन्होंने जो है बाघ, तेंदुए और भेड़िए के शिकार किए। और एक अफसर ने ही, देखो एक यूल नामक एक अफसर ने ही क्या किया है, 400 बाघों को मारा। कितना जो है उन्होंने ये अपराध किया और लोगों को बताया कि यह तुम्हारे लिए खतरा है, इन्हें तुम मार दो। और फिर इसके लिए वो क्या करते थे, उनको इनाम भी देते थे। तो उसके बाद जो है पर्यावरणविदों और संरक्षणविदों ने क्या है, आवाज़ उठाई और इन जानवरों को जो है मारने से रोकने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। अब आप एक यहाँ पर स्रोत गैप पढ़ें। बैगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है। 1892 में जब उनकी घूमती खेती पर रोक लगाई तब उन्होंने सरकार को एक याचिका दी। हर रोज़ हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है। हमारे पास एक ही दौलत है और वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने को कपड़े नहीं। आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। हम अब खाने के लिए मर रहे हैं। हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। हमने ऐसी क्या गलती की कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। घास उगाने वालों को उनकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाता है। लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती है। वेरियर एल्विन 1939, माधव गाडगिल व रामचंद्र गुहा, दिस फिशर्ड लैंड इन एक्नोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उद्धृत। यह एक जब वहाँ पर सिर्फ जो है घुमतू खेती को बंद करने के लिए इन लोगों ने मिलकर यह खत जो है सरकार को लिखा और अपनी कितनी दयनीय दशा जो है इन्होंने उस पत्र में लिखी। अब हम आगे पढ़ेंगे। नए व्यापार, नए रोज़गार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण जो है वो स्थापित हो जाने से लोगों को बहुत सारे नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनीयोग उगाने वाले ब्राज़ील अमेज़न के मुनुदुरुक समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लैक्टस एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की और नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं था। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमतू समुदाय के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। अब देखो कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो होने लगी कि उन्होंने कहा कि चलो ये अब जो है जब जंगलों पर वन विभाग ने अपना नियंत्रण कर लिया और लोगों को फिर क्या हुआ कि उनको नए व्यापार के लिए नई चीज़ें ढूंढनी थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी चीज़ें उनको मिल रही थी
जैसे उन्होंने रबड़ का उत्पादन शुरू किया और रबड़ से जो है क्या है वो लोग जो है व्यापार करने लगे। हिंदुस्तान में बहुत सारे वन उत्पादों का व्यापार था, वो एक कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मध्यकाल में जो आदिवासी लोग थे वो क्या थे, बंजारा और घुमतू समुदाय के माध्यम से क्या करते थे, हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम इन और फिर हाथी के दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और इसके लिए इन सब चीज़ों का वो व्यापार करते थे। इन चीज़ों के सबूत मिले, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद जो था व्यापार पूरी तरह से कैसे हो गया था, सरकारी नियंत्रण में चला गया था। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में जो है वन उत्पाद के व्यापार की इजाज़तदारी सौंप दी थी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिश लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कौरवा, करचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमतू समुदाय अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियां, खदान व बागानों में काम करने को क्या हुए, मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए औरतों आसाम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द और औरतों दोनों को ही भर्ती किया गया और इसके लिए उनको मजदूरी भी जो है वो कम दी जाती थी और वहाँ पर काम करने की जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत ही ख़राब थी। उन्हें उनके गांवों से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन उनको वहाँ से अपने घर लौटना जो था वो बहुत ही मुश्किल था। अब यहाँ नया शब्द देखें, इजारेदारी, एकाधिकार। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्रोत पुतुमायो की रबड़ की निकासी। दुनिया भर में बागानों में काम की स्थितियां भयावह थी। अमेज़न के पुतुमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबड़ कंपनी द्वारा रबड़ की निकासी हुई तो कहे जाने वाले स्थानीय इंडियन की बेगार पर निर्भर थी। 1900-1912 के बीच पुटुमायो में 4000 टन रबड़ का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबड़ कंपनी की एक वेतनभोगी ने वर्णन किया कि रबड़ का संग्रह कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसने अपनी कार्बाइन और छुरा पकड़ा और इन बेबस इंडियनों का कत्लेआम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशों से ज़मीन जो है वो ढक गई। खून से नहाए हुए दया की भीख मांगते जिंदा बचे लोगों को मुर्दों के ढेर के साथ जला दिया गया और मैनेजर चिल्लाया, मैं उन सभी इंडियनों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ जो रबड़ लाने के लिए दिए गए मेरे आदेश को नहीं मानते। तो यह सब किसने लिखा था? निकोलस डर्क्स, कॉलोनियलिज्म एंड कल्चर 1992 में, माइकल ताउजिक, कल्चर ऑफ टेरर, स्पेस ऑफ डेथ में यह जो है घटना लिखी गई। अब आप देखेंगे वन विद्रोह। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ जो है वो क्या किया? बगावत की। संथाल परगन में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेज़ों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखो कैसे
जब है बहुत सी चीज़ों का बदलाव हुआ और लोगों पर थोपा गया, तो लोगों ने क्या किया, उसके खिलाफ बगावत कर दी। और जो बगावत हुई, तो अब देखो उस बगावत की शुरुआत कहाँ से हुई, बस्तर के लोग 1910 में ऐसे ही जो है एक विद्रोह हुआ था। तो वहाँ पर बस्तर के लोगों ने देखो क्या किया। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, बत्रा, हल्बा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग ज़बानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी ज़मीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेती हर त्यौहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं, चूँकि हर गांव को अपनी चौहिदी पता है। इसीलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल में थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं, तो वो इसके बदले में एक छोटा सा शुल्क देते हैं, जिसे देवसारी, दांड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए क्या करते थे, चौकीदार रखते थे, और जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा क्या दिया जाता था, अनाज। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता था, जहां एक गांव का समूह के गांवों के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब देखो लोग जो हैं किस तरह से रहते थे और किस तरह से वो धरती माँ को अपनी माँ समझते थे, और वो हर साल क्या करते थे, अपनी धरती माँ पर कुछ चढ़ावा चढ़ाते थे, क्योंकि यही उन्हें वह धरती माँ को अपना भगवान समझते थे, क्योंकि धरती माँ ही उन्हें अनाज दे रही थी, सोने के लिए जगह दे रही थी, रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ उनको क्या मिल रहा था, धरती माँ से मिल रहा था। और हर एक गांव को अपनी चौहिदी मतलब अपनी जो है सीमा पता थी कि उनकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं, तो वह उसी के बीच में रहते थे। अगर उनको कभी दूसरे गांव से कुछ लेना भी पड़ता था, तो वह मांग लेते थे और बदले में उनको कुछ न कुछ दे देते थे। अब जैसे आप यहाँ पर एक मानचित्र देख रहे हैं, यह चित्र है सन 2000 में बस्तर। 1947 में बस्तर जो है वो रियासत को कांकेर रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बन गया। 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दांतेवाड़ा जिलों में बांट दिया। 2000 में ये जिले क्या हुए, छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा बन गए। 1990 का विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र में से ही शुरू हुआ और जल्दी ही अन्य राज्यों में यह फैल गया। अब आप यहाँ पर एक और चित्र देख रहे हैं, चित्र 1932 में बस्तर में सेना का कैंप 1910। बस्तर में सेना के कैंप का यह चित्र 1910 में लिया गया। सेना तंबुओं, बावर्चियों और सिपाहियों के साथ चलती थी। यहाँ एक सिपाही विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए कैंप की पहरेदारी कर रहा है। तो देखो किस तरह से जो है लोगों ने किया। अगर वो अपने जंगलों की सुरक्षा के लिए एक चौकीदार भी नियुक्त करते थे, तो उस चौकीदार को सभी घरों से क्या है, थोड़ा थोड़ा अनाज मिलता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव के लोगों ने जो अपने कानून बनाए थे वो उसी के दायरे में रहते थे और वहाँ पर खेती भी करते थे और बहुत खुशी से हर त्यौहार भी मनाते थे। और एक बार ऐसा आता था जब भी कोई उनके बीच में मुद्दे खड़े होते थे, तो सभी जो गाँवों के समूह हैं, गाँवों के मुखिया हैं, वो इकट्ठे होकर जो है इन मुद्दों पर चर्चा करते थे। अब आप आगे देखो, लोगों के भय।
उपनिवेशक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग जो हैं परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम जो है वो मुफ्त में करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांवों से लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफ़ी समय से गांव वाले ज़मीन के बढ़े हुए लगान और उपनिवेशकों अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद जो है भयानक अकाल का दौर आया। पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से 1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। तो अब देखो किस तरह से जो है 2/3 हिस्से को आरक्षित करके घुमतू खेती को रोकने और शिकार के लिए क्या है वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे। और इससे क्या हुआ कि बस्तर के जो लोग थे वो बहुत ही परेशान हो गए और कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए क्या करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे और ढुलाई का काम जो है वो मुफ्त में करेंगे। अब आप आगे देखें। लोगों ने बाज़ारों में त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठे होते थे वहां जमकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में क्या थे, सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। यह गांवों में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद दी। बाज़ार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर बहुत सारे हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग क्या थे, उपनिवेशक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा, पुलिस वाले, व्यापारियों, जंगलों के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदपुर में चला आ रहा था। तो देखो किस तरह से जो है लोगों पर जो है हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम आज पढ़ेंगे इतिहास का विषय है हमारा कक्षा 9। तो जब लोगों पर इस तरह से अत्याचार हो रहे थे तो लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों के जो है खिलाफ बगावत का संदेश दिया। अब आप आगे देखो। अंग्रेज़ों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत के शरीक लोगों पर कोई बरसातें और उन्हें सज़ा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव जो हैं वो खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेज़ों को फिर जो है नियंत्रण पाने के लिए 3 महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई लग गए। फिर भी वे गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यही रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए तो उन्होंने स्थगित कर दिया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले योजना से लगभग पहले ही आधा
कर दिया गया। तो किस तरह लोगों ने समझबूझ से यह कार्य किया। अब आप यहाँ एक स्रोत च पढ़ें। भोंडिया ने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी और दीवान, जिसका बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी, को बीच में ही रोकने के लिए चल पड़ा। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस चौकी तथा मारेगा स्कूल जला दिया। कैसुलर में लाइनें व पशु अवरोधशाला और टोका पाल में भी एक स्कूल को जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल को बंधक बना लिया गया और एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने की बजाय उनके हथियार उनसे ले लिए और उन्हें छोड़ दिया। बोंडिया माझी के नेतृत्व में बागियों के एक दल ने कोयर नदी का रास्ता लिया, क्योंकि दीवान मुखिया सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिल मिली चले गए। बुद्धू माझी और हरचंद नाइक ने मुख्य दल की कमान संभाल ली। ड्रैबिट पॉलिटिकल एजेंट छत्तीसगढ़ फ्यूडरेटरी स्टेटस का 23 जून 1910 को कमिश्नर छत्तीसगढ़ डिवीज़न के नाम यह पत्र जो है वो लिखा गया। स्रोत 6। बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में, जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था, बताते हैं। कनकापल पाल की पादोयामी गंगा को उनके पिता पेदोमी तिकोली ने बताया कि अंग्रेज़ ने आकर ज़मीन लेनी शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा है इसकी परवाह न थी, इसीलिए ज़मीन जो है वो ली जा रही है। यह देख उसके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया। लड़ाई शुरू हुई। उसके कट्टर समर्थक मारे गए और बाकियों पर कोड़ों से मार पड़ी। मेरे पिता पोदियामी तोकोली को भी कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वह भागने में कामयाब हुए और बच निकले। यह आंदोलन जो था वो अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए था। अंग्रेज़ उनको घोड़ों से बांधकर घसीटा करते थे। हर एक गांव से 2-4 लोग जगदपुर लाए गए। चिदपाल के गार्गी देवा और घोड़ों से गार्गी देवा और मिखोला माकी मिरास के दौल और अबराबुंदी बालारेस का वादुपुंदा, पालेम का उंगा और दूसरे ढेर सारे लोग इस तरह से नरसंधा के एक बुजुर्ग चेंद्रू ने कहा कि लोगों की तरफ पूर्णिया थे। पालेम के मिले मुदाल, ननसरा के सोएकाल, धुरवा और पंडवा माझी, हर परगना के लोग अल्लर तराई इकट्ठा हुए। एक झटके में पलटने ने सब को घेर लिया। गुंडा धुर उड़ सकते थे, इसलिए वो उड़ निकले, लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करें। रात में लड़ाई होने लगी। लोग झाड़ियों में छिपकर पेट के बल भागे। फौज की पलटन भी भागी। जो लोग जिंदा बच्चे किसी तरह अपने घर गांव पहुंच गए। अब देखो लोगों ने किस तरह से जो है एक बुज़ुर्ग से इस कहानी के बारे में सुना कि किस तरह से जो है लोगों को मारा जाता था और किस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई। तो बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए उन्होंने क्या किया, आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक के प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं, लेकिन स्थानीय
पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें और देखें यहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा था। अब ये तो आपने देखा कि जो बस्तर के जंगल थे और वहाँ के लोग थे, उसकी कहानी के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पर लोगों को किस तरह से जो है परेशान किया गया। अब हम पढ़ेंगे एशिया के कुछ और हिस्से और इंडोनेशिया की वहाँ पर क्या हो रहा था। जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे, भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा की वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेज़ों की तरह वे जहाज़ बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमतू खेती करने वाले जो हैं वो अनेक समुदाय रहते थे। तो यह था आपका जावा में किस तरह से जो है जंगलों में बदलाव हो रहे थे। जावा के लकड़हारे। जावा में क्लांग समुदाय के लोग जो थे वो बहुत ही कुशल लकड़हारे और क्या थे, घुमतू किसान। उनका महत्व इस बात से हम देख सकते हैं कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत को बांटा गया तो यहाँ के 6000 क्लांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांटा गया। तो इससे क्या लगा कि वो लोग बहुत ही समझदार थे। उनके कौशल के बगैर जो है वो सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना जो था वो बहुत ही मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों का नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तब उन्होंने कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे, क्योंकि वो बहुत ही कुशल थे। तो इसीलिए वो लोग चाहते थे कि जो वो लोग हैं उनके लिए काम करें, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उन्होंने जो है कितने सुंदर राजा के महल बनाए हैं। तो डच भी थे, वो चाहते थे कि वो उनके लिए जो हैं कलांग लोग उनके लिए काम करें। तो 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन वो इसके विद्रोह को जो है वो दबा दिया गया। अब है डच वैज्ञानिक वानिकी। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण शुरू होने लगा, स्थापित होने लगे और ज़रूरी लगने लगा, तो डच जो उपनिवेशक थे उन्होंने जावा में जो है वन कानून को लागू कर दिया और जो वहाँ पर ग्रामीण लोगों के जंगल थे उन पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ ही क्या करते थे, वो जंगलों से लकड़ी को काटते थे और वहीं से कड़ी निगरानी में क्या करते थे, लकड़ी को वो लेकर जाते थे। ग्रामीणों को मवेशी अपने जो भी वहाँ पर ग्रामीण रहते थे उन्होंने जैसे गाय हैं, भैंस हैं, भेड़ बकरी पाले हुए थे, तो वो वहाँ पर नहीं लेके जा सकते थे और ना ही वो बिना परमिट के लकड़ी ढोने के लिए जंगल में से गुजर सकते थे और सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर भी वो वहाँ से नहीं जा सकते थे। इसके लिए उनको क्या किया जाता था, दंड दिया जाता था। तो जब भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण में वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी, तो 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का जो है वो निर्यात हो गया। और जाहिर है पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए भी किसकी आवश्यकता थी, श्रमिकों की आवश्यकता थी। तो डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की ज़मीन पर जो है लगान लगा दिया और बाद में गांव को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ियों को ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम जो है
वो मुफ्त में करेंगे, वो उसके लिए कोई भी जो है पैसे की वसूली नहीं करेंगे। इस व्यवस्था को बैलेंडिंगस्टीन के नाम से जाना जाता है। बाद में जब वन्य ग्राम के लोगों को लगान माफ़ की बजाय थोड़ा सा मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन जो भी वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार जो हैं वो क्या हैं, सीमित कर दिए गए। अब आप आगे देखो, सामिन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगल में स्थित रानू दुबलातुम गांव के निवासी सुरोतिनुक सामिन ने जंगलों पर राजकीय मलकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, ज़मीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसीलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे। डच जब ज़मीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ साम्यवादियों ने अपनी ज़मीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। तो किस तरह से जो है लोगों ने इन विचारधाराओं पर अपनी प्रतिक्रिया जताई कि कुछ तो उन्होंने ज़मीन का सर्वेक्षण करने आए लोगों पर या तो वो ज़मीन पर लेट गए, और दूसरा लोगों ने जुर्माना या लगान देने से इनकार कर दिया। अब आप यहाँ एक स्रोत देख रहे हैं। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डर्क वॉन हॉजिड्रॉन ने उपनिवेशकालीन जावा में कहा था कि बटावा के लोग चौंक पड़ो, आश्चर्य से सुनो, मुझे जो तुम्हें बताना है। हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायन नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं, और जावा में हम सामरिक व व्यापारिक संगठित दलों को, जिनकी जड़ें इस धरती में धसी हैं, छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। साथ ही जितनी ज़रूरत हो उतनी व्यापारिक जहाज़ों को बनाने के लिए भी इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी ही तेज़ी से उगते हैं जितनी तेज़ी से उन्हें काटा जा सकता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। डर्क वॉन हॉजेनड्रॉप पेलुसुओ रिच फॉरेस्ट पुअर पीपल 1992 में उद्धृत यह वाक्य है। अब आप एक यहाँ पर मानचित्र देख रहे हैं। चित्र 22 इंडोनेशिया के ज़्यादातर जंगल सुमित्रा, कलिमाता व पश्चिम झरियन में स्थित हैं। जावा ही वह जगह है जहां डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। यह द्वीप जो अब किसके लिए मशहूर है? चावल उत्पादन के लिए। कभी यह सोगान के जंगलों से ही ढका रहता था। अब हम पढ़ेंगे युद्ध और विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर जो बहुत गहरा असर हुआ। भारत में तमाम चालू कार्ययोजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेज़ों की जंगी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्ज़े से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सोगानों के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाएं। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वाले ने इस अवसर का जो है लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन ज़मीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह
और ज़मीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच भी टकराव पैदा हो गया। तो किस तरह से डचों ने जो है नीतियां बनाई और बहुत से जो है अपने जो मशीनें थी, सोगान के विशाल लठ थे, उनके ढेरों के ढेर जो है उन्होंने जला दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यह जापानियों के हाथ में लगें। और जापानियों ने जो है वनवासियों को जंगल काटने के लिए मजबूर कर दिया और युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का जो निर्मम दोहन था वो किया गया। और बहुत सारे गांव वालों ने तो इसका बहुत लाभ उठाया और जंगल में अपनी खेती का विस्तार करना शुरू कर दिया। तो जंग के बाद जब इंडोनेशियाई वन सेवा इस ज़मीन को वापस हासिल करना जो था उनके लिए एक बहुत ही कठिन कार्य हो गया था। तो हिंदुस्तान की तरह ही यहाँ की जो खेती थी वो योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह पर ज़मीन को जो है नियंत्रित करना और लोगों को उससे बाहर रखने के लिए एक वन विभाग के बीच में एक जो है टकराव पैदा हो गया। अब आप देखेंगे वानिकी में किस तरह के बदलाव आए। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा हो रहा है, क्योंकि वह देख रहे थे कि लोग किस तरह से आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, वनों से इमारती लकड़ी जो है वो हासिल करने की बजाय जंगलों का संरक्षण करना, जंगलों को ही अपने कब्ज़े में लेना शुरू कर दिया। और जबकि यह महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया और सरकार ने भी यह मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने से जो वन प्रदेश में रहने वालों को जो है उनकी मदद भी उनको मिल जाएगी। और मिज़ोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुंड, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने की बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप ही करते रहे। इसमें हर परिवार बारी बारी अपना योगदान देता था। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगा। अब यह एक चित्र देखें आप। चित्र 24 डच उपनिवेशक शासन के अधीन रैमबैग में लट्ठों का गोदाम, किस तरह से लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं यह इस चित्र में दर्शाया जा रहा है। अब आप एक और चित्र देखेंगे, चित्र 23। इंडियन म्यूनिश बोल्ड सूले पैगोड़ों पर एकत्रित जहाज़ों में लादने को तैयार वॉर टिम्बर स्लीपर। कितने सारे स्लीपर देखो किस तरह से लाइनों में उन्होंने रखे हुए हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि वे अपने उपनिवेशों की संपदाओं और व्यक्तियों का ऐसा दोहन करने में सक्षम ना होते। दोनों विश्व युद्धों का हिंदुस्तान, इंडोनेशिया व दूसरी जगह के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया और वन विभाग ने युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, वनों को काटना शुरू कर दिया। तो अब ये क्रियाकलाप है। तो बच्चों यहीं पर हमारा जो है यह पाठ समाप्त होता है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया। तो पहला है झूम खेती करने वालों को। तो आप इसका उत्तर लिखें, झूम खेती करने वालों को बलपूर्वक वनों में उनके घरों से विस्थापित कर दिया गया। उन्हें अपने व्यवसाय बदलने पर मजबूर किया गया, जबकि कुछ ने परिवर्तन का विरोध करने के लिए बड़े बड़े छोटे विद्रोह में भाग लिया। दूसरा आप देखिए,
घुमतू और चरवाहा समुदायों को? तो इसका उत्तर लिखें, उनके दैनिक जीवन पर नए वन कानूनों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वन प्रबंधन द्वारा लादे गए बदलावों के कारण नोमैड एवं चरवाहा समुदाय के लोग वनों में पशु नहीं चरा सकते थे, कंदमूल व फल एकत्र नहीं कर सकते थे और शिकार तथा मछली नहीं पकड़ सकते थे। यह सब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप उन्हें लकड़ी चोरी करने को मजबूर होना पड़ता और यदि पकड़े जाते तो उन्हें वन रक्षकों को घूस देनी पड़ती। इनमें से कुछ समुदायों को अपराधी कबीले भी कहा जाता था। तीसरा देखें आप, लकड़ी और वन उत्पादकों का व्यापार करने वाली कंपनियों को। इसका उत्तर लिखें, 19वीं सदी के प्रारंभ तक इंग्लैंड में बलूत के वन लुप्त होने लगे थे, जिसने शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति की किल्लत पैदा कर दी। 1820 तक अंग्रेजी खोजी दस्ते भारत की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के अंदर बड़ी संख्या में पेड़ों को काट डाला गया और बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी का भारत से निर्यात किया गया। व्यापार पूर्णतः सरकारी अधिनियम के अंतर्गत संचालित किया जाता था। ब्रिटिश प्रशासन ने यूरोपीय कंपनियों को विशेष अधिकार दिए कि वे कुछ ही निश्चित क्षेत्रों में वन्य उत्पादों में व्यापार कर सकेंगे। लकड़ी वन्य उत्पादों का व्यापार करने वाली कुछ कंपनियों के लिए यह फायदेमंद साबित हुआ। वे अपने फायदे के लिए अंधाधुंध वन काटने में लग गए। फिर आप देखें बागान मालिकों को। तो इसका उत्तर लिखें, यूरोप में इन वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों के बड़े क्षेत्रों को चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागानों के लिए साफ कर दिया गया। उपनिवेशी सरकार ने वनों पर अधिकार कर लिया और इनके बड़े क्षेत्रों को कम कीमतों पर यूरोपीय बाग लगाने वालों को दे दिए। इन क्षेत्रों की बाड़ बंदी कर दी गई और वनों को साफ करके चाय व कॉफ़ी के बाग लगा दिए गए। बागान के मालिकों ने मजदूरों को लंबे समय तक और वह भी कम मजदूरी पर काम करवाकर बहुत लाभ कमाया। नए वन्य कानूनों के कारण मजदूर इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह उनकी आजीविका कमाने का एकमात्र जरिया था। अब आप आगे देखें, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज़ी अफसरों को। तो इसका उत्तर लिखें, ब्रिटिश लोग बड़े जानवरों को खतरनाक समझते थे और उनका विश्वास था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे भारत को सभ्य बनाएंगे। वे बाघ, भेड़ियों और अन्य बड़े जानवरों को मारने पर यह कहकर इनाम देते थे कि किसानों के लिए खतरा थे। परिणाम स्वरूप खतरनाक जंगली जानवरों के शिकार को प्रोत्साहित किया गया, और जैसे कि बाघ और भेड़िए आदि। 80,000 बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए 1875 से 1925 की अवधि के दौरान इनाम के लिए मार दिए गए। सरगुजा के महाजन ने 1957 तक अकेले ही 1157 बाघों और 2000 तेंदुओं का शिकार किया था। एक अंग्रेज़ी प्रशासक जॉर्ज न्यूल ने 400 बाघों का शिकार किया। अब आप दूसरा प्रश्न देखें, बस्तर और जावा के उपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं? बस्तर में वन प्रबंधन अंग्रेज़ों के हाथों में और जावा में डचों के हाथों में था, किंतु दोनों सरकारों का उद्देश्य एक ही था।
दोनों ही सरकारें अपनी ज़रूरतों के लिए लकड़ी चाहती थी और उन्होंने अपने एकाधिकार के लिए काम किया। दोनों ने ही ग्रामीणों को घुमतू खेती करने के लिए रोका। दोनों ही उपनिवेशक सरकारों ने स्थानीय समुदायों को विस्थापित करके वन्य उत्पादों का पूर्ण उपयोग कर उनको पारंपरिक आजीविका कमाने से रोका। बस्तर के लोगों की आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया कि वे लकड़ी का काम करने वाली कंपनियों के लिए काम मुफ्त में किया करेंगे। इसी प्रकार के काम की मांग जावा में बैलोडिंगनेस्टी प्रणाली के अंतर्गत पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए ग्रामीणों से की गई। जब दोनों स्थानों पर जंगली समुदायों को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी तो विद्रोह हुआ, जिन्हें अंततः कुचल दिया गया। जिस प्रकार 1770 में जावा में कलंग विद्रोह को दबा दिया गया, उसी प्रकार 1910 में बस्तर का विद्रोह भी अंग्रेज़ों द्वारा कुचल दिया गया। अब आप आगे प्रश्न देखें। प्रश्न 3, सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताइए। तो पहला है रेलवे, जहाज निर्माण, कृषि विस्तार, व्यावसायिक खेती, चाय कॉफ़ी के बागान, आदिवासी और किसान। तो रेलवे है, इसका उत्तर लिखें। 1850 में रेलवे के विस्तार ने एक नई मांग को जन्म दिया। औपनिवेशिक व्यापार एवं शाही सैनिक टुकड़ियों के आवागमन के लिए रेलवे आवश्यक था। रेल के इंजन चलाने के लिए ईंधन के तौर पर एवं रेलवे लाइन बिछाने के लिए स्लीपर, जो कि पटरियों को उनकी जगह पर बनाए रखने के लिए आवश्यक थे, सभी के लिए लकड़ी चाहिए थी। 1860 के दशक के बाद से रेलवे के जाल में तेजी से विस्तार हुआ। जैसे जैसे रेलवे पटरियों का भारत में विस्तार हुआ, अधिकाधिक मात्रा में पेड़ काटे गए। 1850 के दशक में अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में स्लीपरों के लिए 35,000 पेड़ सालाना काटे जाते थे। आवश्यक संख्या में आपूर्ति के लिए सरकार ने निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया और रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। दूसरा है अब जहाज निर्माण। 19वीं सदी के प्रारंभ तक इंग्लैंड में बलूत के जंगल गायब होने लगे थे, जिसने अंततः शाही जल सेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में समस्या पैदा कर दी। समुद्री जहाज़ों के बिना शाही सत्ता को बचाए एवं बनाए रखना कठिन हो गया था। इसीलिए 1820 तक अंग्रेज़ी खोजी दस्ते भारत की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के अंदर बड़ी संख्या में पेड़ों को काट डाला गया और बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी को भारत से निर्यात किया गया। फिर आप देखेंगे व्यावसायिक खेती। वानिकी में प्राकृतिक वनों में मौजूद विभिन्न प्रकार के पेड़ों को काट दिया गया। प्राचीन वनों के विभिन्न प्रकार के पेड़ों को उपयोगी नहीं माना गया। उनके स्थान पर एक ही प्रकार के पेड़ सीधी लाइन में लगाए गए। इन्हें बागान कहा जाता है। वन अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न प्रकार के पेड़ों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का आकलन किया और वन प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाए। इन्हें काटे जाने के बाद इनका स्थान व्यवस्थित वन लगाए जाने थे। कटाई के बाद खाली ज़मीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे, ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। फिर आप देखेंगे इसमें आगे
कृषि विस्तार। तो 19वीं सदी के प्रारंभ में उपनिवेश सरकार ने सोचा कि वन अनुत्पादक थे। वनों की भूमि को व्यर्थ समझा जाता था, जिसे जुताई के अधीन लाया जाना चाहिए ताकि उस भूमि से राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही कारण था कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। 19वीं सदी में बढ़ती शहरी जनसंख्या के लिए वाणिज्य फसलों जैसे कि जूट, चीनी, गेहूं एवं कपास की मांग बढ़ गई और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए अंग्रेज़ों ने सीधे तौर पर वाणिज्य फसलों को बढ़ावा दिया। इस प्रकार भूमि को जुताई के अंतर्गत लाने के लिए वनों को काट दिया गया। चाय, कॉफ़ी के बागान। अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। यूरोप में इन वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों के बड़े क्षेत्रों को चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागानों के लिए साफ कर दिया गया। औपनिवेश सरकार ने वनों पर अधिकार कर लिया और इनके बड़े क्षेत्रों को कम कीमत पर यूरोपीय बाग लगाने वालों को दे दिया। इन क्षेत्रों को बाड़बंदी कर दी गई और वनों को साफ करके चाय व कॉफ़ी के बाग लगा दिए गए। बागान के मालिकों ने मजदूरों को लंबे समय तक और वह भी कम मजदूरी पर काम करवाकर बहुत लाभ कमाया। घुमतू खेती करने वाले जले हुए वनों को ज़मीन पर बीज बो देते और पुनः पेड़ उगाते। जब ये चले जाते तो वनों की देखभाल करने के लिए कोई भी न बचता था। एक ऐसी चीज़ जो इन्होंने अपने पैतृक गांव में प्राकृतिक रूप से की होती थी। अब आप आखिर में देखेंगे इसमें आदिवासी और किसान। तो वे सामान्यतः घुमतू खेती करते थे जिसमें वनों के हिस्से को बारी बारी से काटा एवं जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद राख में बीज बो दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया वनों के लिए हानिकारक थी। इसमें हमेशा जंगल की आग का खतरा बना रहता था। अब आप प्रश्न 4 देखें। युद्ध में जंगल क्यों प्रभावित होते थे? इसका उत्तर लिखें। युद्धों से वनों पर कई कारणों से प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, भारत में वन विभाग ने ब्रिटेन की लड़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंधाधुंध वन काटे। इस अंधाधुंध विनाश एवं राष्ट्रीय लड़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की कटाई वनों को प्रभावित करती है, क्योंकि वे बहुत तेज़ी से ख़त्म होते हैं जबकि ये दोबारा पैदा होने में बहुत समय लेते हैं। नंबर 2, जावा में जापानियों के कब्जा करने से पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सोगानों के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लगे। इसके बाद जापानियों ने वन्य ग्रामवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके वनों को अपने युद्ध कारखानों के लिए निर्ममता से दोहन किया। बहुत से गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। युद्ध के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना बहुत कठिन था। तो बच्चों, यह था हमारा प्रश्न अभ्यास। अब आप आशा करते हैं आपको यह पाठ 4 अच्छे से समझ में आया होगा।